स्पेशली मुग़ल कालीन विविध को देखेंगे डियर, और ये जो है वो पार्ट सेकंड हो जाएगा आपका। ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को देख लिया होगा। थैंक यू फॉर द वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं मुग़ल कालीन विविध को हम देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आप देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्नों से। तो मुग़ल जो प्रशासन में मुहतसिब थे, तो लोक आचरण जो है वो अधिकारी होते थे, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुग़ल काल में आपका मुहतसिब की नियुक्ति औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। यह जो है वो आपका प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करते थे तथा यह देखते थे कि मुस्लिम जो है वो प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है। मुग़ल कालीन फ़ारसी शब्दावली में किसी जो है राज्य के राजदूत को एल्ची अथवा शाफिर कहा जाता था। एल्ची शब्द मुख्यतः जो है यूरोपीय राजदूतों के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि पड़ोसी जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो राजदूत को साफिर कहा जाता था। मुग़ल कालीन तौफ़ी ए मुमालिक यानी महालेखा परीक्षक व्यय के प्रभारी जो होते थे, तो नामक अधिकारी कभी कभी जो है वो राज्य के आय व्यय के जो है वो लेखा जोखा की जो है वो जाँच करता था। यहाँ देख सकते हैं कि जबकि आपका मुशर्रिफ यानी महालेखाकार जो होते थे आय का प्रभारी होता था। मुग़ल काल में केंद्रीय और प्रांतीय आय व्यय का लेखा जोखा होता था। शाही कारखाने के अधिकारी को मुशर्रिफ आपका जो है वो कहा जाता था तथा बरीद जो है वो गुप्तचर विभाग से संबंधित अधिकारी था। यहाँ देख सकते हैं कि दीवाने तन जो है वो जागीर और वेतन को देखना, मुस्तौफ़ी जो है वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना और वक़िया नवीस का काम जो है वो प्रमुख घटनाओं एवं करमानों को सूचीबद्ध करना था। जबकि बारबक जो है वो शाही भ्रष्टाचार से संबंधित था। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं, यहाँ पे शिष्टाचार है, सॉरी। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है कि 16वीं शताब्दी की मुग़ल जो है वो प्रशासनिक शब्दावली में एल्ची अथवा जो है वो साफ़िर शब्दों का क्या जो है वो अभिप्राय था। तो राजदूत होते थे, ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मुग़ल कालीन मुस्ताफ़ी ममालिक के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सही है। राजस्व विभाग के अधिकारी, तो ये आपका राइट नहीं है। राज्य के आय व्यय जाँच करने वाले जो अधिकारी होते थे आपका मुस्ताफ़ी ममालिक, तो सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी स्पेशली राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है। तो मुत स्पेशली शरीफ स्पेशली जो है वो शाही कारखाना के होते थे, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अधिकारी और वित्त जो उनके स्पेशली आपका ड्यूटी दिए गए हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे पूरा। यहाँ पे बात करें हम स्पेशली जो वो दीवाने तन है, मुस्तराफ़ी है और उसके अलावा मुशर्रिफ है और वक़िया नविश है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं थोड़ा दूर रखती हूँ जिससे आपको क्लियर विज़िबल हो पाए। तो स्पेशली आपका दीवाने तन जो है वो जागीर और वेतन को हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मुस्तारिफ स्पेशली राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना था, 4 हो जाएगा। मुशर्रिफ स्पेशली जो है वो कार्यालय को संभालने के लिए था। वक़िया नवीस जो है वो प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना था, तो आपका 3, 4, 1, 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं मुग़ल साम्राज्य में काजी उल कुजात आपका संबंधित था, तो नया से संबंधित था, सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुग़ल साम्राज्य में काजी उल कुजात न्याय से संबंधित अधिकारी था। वह जो है वो प्रधान न्यायाधीश होता था और जो है वो प्रांतों में काजियों की नियुक्ति इसी के द्वारा होती थी। मुग़ल काल में वित्त और राजस्व का प्रधान अधिकारी आपका दीवान या वज़ीर होता था। पुलिस विभाग का अधिकारी कोतवाल होता था। थोड़ी आवाज़ ख़राब आ रही होगी क्योंकि मेरी हेल्थ सही में ख़राब चल रही है करीब बहुत दिनों से। सॉरी फॉर द वॉइस, बैड वॉइस। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित मुग़ल जो बादशाहों की युगों में से किस जो युग में जो है वो युग्म ने अपने जो है वो प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था। तो स्पेशली जो है वो अकबर और औरंगजेब ने किया था, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकबर और औरंगजेब द्वारा अपने सदरों को अपदस्थ
किया गया था और सदर उस सुदूर धार्मिक मामलों उसके अलावा धार्मिक धर्म संपत्ति तथा दान विभाग का प्रदान होता था। शरीयत की रक्षा आपका करना इसका जो प्रमुख कर्तव्य था। शेख जो अब्दुल जो वो नबी को अकबर ने 1561-62 में सदर ए सुदूर के जो वो पद पर नियुक्त किया। इस पद पर होने के कारण सभी जो है वो धार्मिक अनुदानों के विषय में उनका जो है वो निर्णय सर्वोपरि था। इस कारण इसकी जो शक्ति और प्रतिष्ठा आपका अत्यंत बड़ी चढ़ी हुई थी और 1575-76 में एक हुक्म जारी किया जिसके अनुसार जब तक मदत मास तथा जो है अदरार फरमानों की सदर ए सुदूर के हस्ताक्षर द्वारा शिनाख्त नहीं होगी तब तक उन्हें जो है राजस्व अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि शब्द और आपका अर्थ के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि खालिसा वे आपका गांव जहाँ की आय सीधे राजकोष में जाती थी, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट राइट है। मौजा जो है वो विद्रोही आपका जो है वो राज्य क्षेत्र है, तो ये आपका राइट नहीं है बी। थर्ड है कि इनाम स्पेशली विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों का आवंटित भूमि है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे। और जागीर स्पेशली आपका मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन है, तो सारे कथन सही हो जाएंगे। बी जो वो राइट नहीं है। देख सकते हैं मुगल काल में जागीर वह क्षेत्र होता था जो मनसबदार को नगद वेतन के बदले दिया जाता था। इनाम उन जमीनों को कहा जाता था जो धर्मपरायण व्यक्ति, विद्वान और सम्मानित व्यक्ति एवं अनाथों को दी जाती थी। मुगल काल में खालिसा आपका शाही भूमि होती थी तथा इस जो वो भूमि से प्राप्त आय सीधे शाही खजाने में जमा होती थी, जबकि मुगल काल में परगनों के अतिरिक्त आने वाले गांवों को मावदा या मौजा या दी कहा जाता था। अगला यहाँ देख सकते हैं कि मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था उसे क्या मिलता था, तो यहाँ पे राजस्व के कार्य मिलते थे, तो डी राइट हो जाएगा। मनसबदारों को जब आपका नगद वेतन के बदले किसी भू क्षेत्र का राजस्व आवंटित किया जाता था तो वह उनकी जागीर या त्यूल कहा जाती थी, यानी कही जाती थी, एवं जागीर प्राप्तकर्ता को जागीर अथवा त्यूलदार कहा जाता था। जागीरदार अपने जागीरों से राजस्व इकट्ठा कर अपने विनियोजित कार्य करते थे। जागीरदारी प्रथा की नींव जो है वो अकबर के शासनकाल में पड़ी, किंतु इसका विश्वास शाहजहाँ के काल में हुआ विकास। और जागीरदारी जो है वो व्यवस्था स्थानांतरणीय था, या मतलब दूसरे को भी दिया जा सकता था, तथा वंशानुगत नहीं था। जागीरदार को केवल राजस्व निर्धारण और संग्रह का ही आपका अधिकार होता था, जबकि प्रशासनिक अधिकार फौजदार में आपका निहित होते थे। मुगल काल में जमींदारों की भूमिका आपका महत्वपूर्ण थी, यद्यपि अधिकतर जमींदारों के उत्तराधिकारी वंशानुगत थे, परंतु कुछ जमींदार थोड़े समय के अनुबंध पर भी होते थे और इन्हें कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत जो अधिकार प्राप्त था। भू राजस्व की वसूली के लिए जमींदारों को राजस्व का एक हिस्सा कमीशन के रूप में दिया जाता था। वतन जागीर और अलतमगा जागीर जो राजाओं और जमींदारों का वंशानुगत जो वो आधार पर प्राप्त था। वतन जागीर स्थानांतरित आपका नहीं होती थी। माल देख सकते हैं मुगल कालीन जो वो प्रशासनिक शब्दावली भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था तथा भू राजस्व की ही मुगल काल में राज्य की आय का जो है वो सर्वाधिक प्रमुख स्रोत था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुगल जो है वो भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ देख सकते हैं जागीरदारों के पास आपका न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़ करके अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। तो आपका जो है वो फर्स्ट राइट नहीं है डियर। सेकंड देख सकते हैं यहाँ पे कि जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जागीरदारों के राजस्व
अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो सेकंड भी आपका राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डी जो वो राइट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन के रूप में। तो यहाँ पे जो वो डी जो वो कोई भी सही नहीं है डियर। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है वो प्रतिनिधित्व करता था, भू राजस्व का करता था। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि मुगल कालीन भारत में राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो भू राजस्व था। तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो जागीर हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी। तो वतन जागीर को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था महाले आपका बाकी कहते थे। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। भू राजस्व आवंटन के लिए जो आपका भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे महाले बाकी आपका कहा जाता था। यह जो भूमि सीधे राजस्व के नियंत्रण में होती थी। मुगल काल में नष्क भू राजस्व आपका निर्धारण की एक विधि थी। इस प्रणाली के अंतर्गत आपका सरकार और जो वो किसान और सरकार का सीधा संबंध स्थापित किया जाता था। यह व्यवस्था रैयतवाड़ी आपका व्यवस्था के समान था और शाहजहाँ के समय में भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा यानी इजारा प्रणाली का प्रचलन हुआ था, यानी हुआ। और 18वीं सदी तक इजारा व्यवस्था आपका राजस्व वसूली के लिए समान तौर पे प्रचलित हो गई। अकबर ने भूमि को जो है नापने के लिए तनब या रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया, जिसमें जो बांस में डंडे लोहे की कड़ियों से जुड़े होते थे। जरीब का प्रयोग करने वाला अकबर जो पहला शासक था। यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में रहट या अरगट से आपका भूमि की सिंचाई की जाती थी। इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया है। यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में नस्क क्या था। तो भू लगान निर्धारित की एक विधि थी। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए सावधानी थी। तो इजारा हो जाएगा। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो दाम आपका ताम्र की मुद्रा थी। देसाई जो है वो राजस्व अधिकारी थे। दीवान जो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब जो है वो एक प्रकार का कर नहीं था। तो डी आपका जो है वो राइट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घटा किससे जो है वो नियुक्त करता था। तो आपका जो निरूपित करता था। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील हो जाएगा। तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इक्ता जागीर अमरसम मोकासा स्पेशली। तो यहाँ पे आपका तो इक्ता जो है वो स्पेशली दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। तो 2 हो जाएगा। जागीर जो है वो आपका मुग़ल से संबंधित जो 3 हो जाएगा। अमरम जो है स्पेशली आपका विजयनगर से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मोकासा जो है वो आपका मराठा से हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका ए बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इक्ता जो है वो स्पेशली दिल्ली के सुल्तान से, जागीर जो है मुग़ल से, अमरम जो है विजयनगर से और मोकासा जो है मराठा से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका खिदमती क्या है। तो खिदमती स्पेशली जो है वो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा जो दे कर है। तो स्पेशली आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब युद्ध में हिंदू शासक हार जाते थे तो उन्हें खजाने के रूप में युक्त सहायता हेतु खुद सामग्री और सैनिक देने पड़ते थे, जिसे मुगल काल में खिदमती आपका कहा जाता था। वस्तुतः यह जो अधीनस्थ द्वारा अपने उच्ची जो वो अधिकारी को दी गई भेंट थी। तो यहाँ देख सकते हैं अगला कि मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त आपका अनुदत्त हो जाएगा। अनुदत्त भूमि है यानी स्पेशली जो वो आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुगल काल में राजस्व के स्रोत मुक्त आपका भू राजस्व शुंगी उपहार नमक पर कर और आपका व्यक्ति कर आदि था। इन सब में भू राजस्व सर्वाधिक जो वो महत्वपूर्ण था। मुगल काल में मदते माँ से भूमि अनुदान के रूप में विद्वानों, धार्मिक और अन्य जो है योग्य व्यक्तियों को दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि जो है अनुत्पादक होती है।
होती थी और इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल जो शासकों में सर्वप्रथम आपका अकबर ने ही आपका भूमि अभूमिकर व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया था। अकबर ने 1580 में दरशाला नामक भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ किया। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वक्तव्य ये है कि मुगलों का सैन्य जो है वो संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। पहला राइट है, जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी तो आपका जो है वो राइट है, तो स्पेशली कथन और कारण दोनों राइट है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में मुगल कालीन आपका 1526 से 1707 स्पेशली जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तथा इसके अतिरिक्त औरंगजेब के बाद परवर्ती कमजोर और अयोग्य मुगल शासकों के शासनकाल में सैन्य संगठन ध्वस्त हो गया था, जो मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुआ। अतः ए और आर दोनों आपका सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला देख सकते हैं, मुगल काल में दीवान आपका कौन था, तो वित्त आपका मंत्री थे, स्पेशली डी जे वो राइट हो जाएगा। दीवान के पद का जो सृजन अकबर ने आपका वकील की जो शक्तियों को कम करने के लिए 1564 ईस्वी में किया था। दीवान राजस्व एवं वित्त मामलों को देखता था तथा जो है वो देखता था एवं राजस्व नीति का निर्माण करता था। सूबों के जो है वो सूबों के दीवान की नियुक्ति बादशाह द्वारा शाही दीवान के परामर्श के बाद किया जाता था। मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित था। पहला खुद काश्त व आपका किसान था, जो अपने गांव की भूमि पर जो वो खेती करता था तथा जमीन का स्थायी और वंशानुगत मालिक था। इसे जो भूमि को रेहन आपका रखने, विक्रय करने तथा दान देने का अधिकार था। दूसरा पाई काश्त वे किसान थे जो दूसरे गांव में अस्थायी रूप से जाकर के बटाईदार के रूप में खेती करते थे। तीसरा जो मुजारियान थे वे बटाईदार किसान थे जिसके पास भूमि कम होने के कारण ये जो खुद काश्त की ज़मीन को किराए पर लेकर के उस पर खेती करते थे। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अन्य जो है वो आपका ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे। पाई या पाही कहलाते थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, मुगल काल में निम्नलिखित में से जो वो कौन सा अधिकारी कृषक का आपका जो है वो अपनी निजी भूमि पर होता था, तो कृषक का अपनी निजी भूमि पर होता था। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो केवल भूमि को रेहन करने का, केवल भूमि का विक्रय करने का और केवल भूमि को दान देने का, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। स्पेशली जो है वो पड़ती आप देख सकते हैं, तो पड़ती स्पेशली जो है वो आपका भूमि को जो 2 से आपका 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी, तो सेकंड हो जाएगा। पोलर जो है वो लगभग आपका प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि थी, फर्स्ट हो जाएगा। और बंजर जो है बंजर भूमि थी। चाचर जो है वो भूमि जो आपका 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर होती थी, तो आपका जो है वो 2, 1, 3, 4 राइट हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन है। पड़ती जो है वो भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी। पोलर लगभग जो है प्रति वर्ष कृषि की जो है वो जाने वाली भूमि थी। बंजर भूमि आपका निकृष्ट कोटि की भूमि थी। चाचर जो है भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर आपका रहती थी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल काल में आपका जो है मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिनसे कामिल के सही आपका अर्थ को घोषित यानी घोषित करता है, तो स्पेशली आपका नकद जो है वो फसल हो जाएगा। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नगद आपका फसल यानी तंबाकू, कपास आदि, नील आदि मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द यानी जिनसे कामिल के जो सही अर्थ को बताता है। यहाँ भारत में तंबाकू की फसल जो है वो सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा आपका लाया गया था एवं जहांगीर के काल में इसकी खेती प्रारंभ हुई थी। मुगल काल में आगरा के निकट बयाना तथा जो है वो गुजरात में सनखेज तथा जो है सिहान में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा होती थी। पेल 60 जो है वो नील उत्पादन का व्यापक वर्णन करता है। 18वीं सदी में
भारत का प्रमुख उद्योग कपास, रेशम और उनकी बुनाई थी और इस समय बंगाल, मदुरै, नासिक, नागपुर और अहमदाबाद तथा जम्मू, लखनऊ सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। मुगल काल में सूती वस्त्र आपका उद्योग सबसे विकसित अवस्था में था तथा विदेशों में भारतीय सूती वस्त्र की बहुत मांग थी। बाद में सर्वाधिक निर्यात आपका सूती वस्त्र का ही होता था। स्पेशली तथा भारत विश्व में जो दूर दूर से स्पेशली अपने सूती वस्त्र के बदले में सोना एवं चांदी प्राप्त करता था। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था, तो बयाना था, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका वस्तु क्या था, तो आपका सूती वस्त्र था, ए राइट हो जाएगा। मुगल कालीन भारत में आपका वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय व्यापार और वाणिज्य के बारे में विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय व्यापार और वाणिज्य के बारे में विचार कीजिए। मध्यकाल में भारत विश्व में दूर दूर तक सूती थान का माल निर्यात करता था। फर्स्ट राइट है डियर। सेकंड है कि आपका भारत विश्व में दूर दूर से अपने सूती माल के बदले में सोना एवं चांदी प्राप्त करता था। सेकंड भी राइट है डियर। थर्ड है कि मध्यकाल में भारत यूरोपीय उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति भी करता था, तो आपका थर्ड राइट नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली मुगल काल में पुर्तगालियों ने भारत को निम्नलिखित में से किस फसल से पहले बार परिचय कराया था, तो यहाँ पे तंबाकू से कराया था। आपका पुर्तगाली ही लाए थे, तो कॉफ़ी नहीं होगा, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मुगल काल में निम्नलिखित आपका बंदरगाहों में से किसे बाबुल या मक्का द्वारा आपका कहा जाता है, तो आपका सूरत को कहते हैं, डी राइट हो जाएगा। मध्यकाल में गुजरात, बंगाल और मालाबार, सिंध, लाहौर एवं दिल्ली आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जहाँ से आपका देश विदेश के विभिन्न भागों में वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। सूरत एक प्रमुख आपका प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे काबुल मक्का कहा जाता था। रांदेर में गुजरात बंदरगाह ताप्ती के दक्षिण तट पर आपका स्थित था। स्पेशली सदी बंदरगाह का प्रमुख मुख्य संचालक होता था। ये बंदरगाहों का संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करता था। बिना इसकी आज्ञा के किसी विदेशी व्यापारी को बासा बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं थी। मुगल काल में मौलिम एक जहाज का नाम था, जिसका प्रयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता था। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को स्पेशली मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहते थे, तो आपका सूरत हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था, तो आपका मुतशद्दी हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ ए राइट हो जाएगा। अगला है मुगल काल में मौलिम था, तो एक जहाज़ था, डी राइट हो जाएगा डियर। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया था, तो ग्वालियर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ग्वालियर के किले में आपका कई मुगल शाही राजकुमारों को कैद कर वो रखा गया था। इसी कारण इस किलों को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह भी कहा गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप क्या थी, तो आपका मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप थी, तो सी वो राइट हो जाएगा। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर द्वारा भेरा के युद्ध में 1519 में किया गया था। अकबर के समय में तोड़दार बंदूकों के साथ साथ हल्की तोपों की ढलाई का भी काम शुरू किया गया। अकबर ने ऊँट के पीठ पर रख करके चलने वाली तोपों को शुतुरनाल एवं मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोपों को नरनाल नाम दिया था।
हाथी की पीठ पर रखी जो वो तोप को गजनाल कहा जाता था। मुगल काल में हल्की आपका तोपों के अतिरिक्त भारी तोपों में आपका रंजेब की फतेर अरब और मालिका ए मैदान प्रमुख है। 16वीं सदी के जो मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्यों ने बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमानों पर आधिकारिक तंत्र के उपयोग के रूप में आपका साम्राज्य विस्तार किया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि 16वीं सदी के जो वो मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो स्पेशली बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमानों पर अधिकारी तंत्र के उपयोग से इन जो वो दोनों साम्राज्यों ने विस्तार किया। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे मुगल जो है वो दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के बारे में होता था, जिसे कभी जो वो सम्राट पहना करते थे, का नाम क्या है। तो आपका पटका होता था। बी राइट हो जाएगा। पटका नहीं, यहाँ खिलअत हो जाएगा। ठीक है, तो डी राइट है। यहाँ देख सकते हैं कि मुगल जो है वो दरबार में प्रचलित सम्मान या पुरस्कार की बात करें तो खिलअत जो है वो जिसमें सम्मान स्वरूप एक आपका वस्त्र प्रदान किया जाता था, जिससे पहले आपका कभी न कभी बादशाह या सम्राट द्वारा पहना गया हुआ होता था। इसे जो वो बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक समझा जाता था। सरप्पा जो है वो सरापा सर से पाँव तक यह एक जो वो नया अन्य उपहार था और इस उपहार के जो वो 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। आपका पद्म मुर्सा जो है वो यह कमल की मंजरियों वाला रक्त जड़ित जो गहनों का सेट था, जिसे जो वो बादशाह बहुत खास परिस्थितियों में प्रदान करता था। अगला देखते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में मुगल जो वो शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय आपका समूह थे। फर्स्ट राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं खाद्यान्नों की प्रचुरता थी। बिल्कुल राइट है। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो कि अधिक आपका राजस्व लाती थी। तो थर्ड भी राइट है। अगला है कि अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा में आपका 2 फसलों का उत्पादन होता था। तो आपका जो सारे कथन सही है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मुगल जो वो शासन में आपका कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे। यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि मुगल कालीन कृषक वर्ग स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। खुद कास्ट, सिपाही कास्ट और मुजारियान हो जाएंगे। कृषि आपका उत्पादन के संबंध में आईन अकबरी में रबी यानी बसंत की 16 फसलों और खरीफ यानी जो शरद ऋतु की 25 फसलों से राजस्व प्राप्त होने की जो जानकारी मिलती है। अतः जो वो खाद्यान्नों की प्रचुरता थी। मुगल बादशाहों द्वारा आपका खेती के लिए तकाबी जो वो ऋण नामक ऋण भी दिया जाता था। मुगल काल में आपका गन्ना, कपास, नील और रेशम आदि फसलों को तिजारती यानी नकदी तथा जो है वो उत्तम फसलें जो है वो कहा जाता था। अगला देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही अथवा जो उपनाह का उल्लेख जो है वो किस शब्द में संदर्भ में मिलता है। तो आपका जूता के संदर्भ में। डी राइट हो जाएगा। मुगल कालीन भारतीय इतिहास में पन्ही अथवा उपनाह का उल्लेख जूता के संदर्भ में मिलता है। अगला देख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के दौरान आपका दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण था। पहला है कि दक्षिण में आपका जो तुगल अपनी तादाद में नहीं थे जितनी जो वो मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में ज़्यादा थे। फर्स्ट राइट है। विजयनगर राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया। सेकंड में राइट है। दक्षिण में अनेक जो वो छोटे या कमज़ोर राज्य थे। तो आपका थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के जो दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों को सफलता इसलिए मिली
क्योंकि दक्षिण में मुग़ल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी कि उत्तर भारत में, और दक्षिण के राज्य छोटे और कमज़ोर थे। 16वीं सदी के अंतिम चरण में विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया था। यहाँ देख सकते हैं, अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि मुग़ल जो है वो शासन में तांबे का सिक्का होता था, तो दाम कहते थे, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मुग़ल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। रुपया चांदी का सिक्का था। अकबर के समय में निश्की यानी आधा दाम, दामड़ यानी जो वो चौथाई दाम, दमड़ी 8वां दाम था, और नाम के सिक्के प्रचलित थे। व्यवहारिक सोने के सिक्के को मोहर नाम से पुकारते थे। अकबरकालीन मोहर तौल में 170 ग्रेन और मूल्य में 9 रुपये के बराबर समझा जाता था। तांबे का दाम जो 380 ग्रेन का होता था, जो कि चांदी के रुपये का 40वां भाग होता था। चांदी के रुपये एवं जो वो तांबे के दाम का जो वो विनियमन आपका अनुपात 1:64 था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि मुग़ल जो वो बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग जो दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अकबर बृहस्पतिवार बिल्कुल, जहांगीर मंगलवार, शाहजहां जो वो बुधवार। याद रखिएगा यहाँ जो वो औरंगजेब शुक्रवार को नहीं करता था, ठीक है, ये जो वो आपका बुधवार की तरह करता था। देख सकते हैं औरंगजेब बुधवार को न्याय कार्य करवाता था, और यहाँ पे शाहजहां भी बुधवार को न्याय कार्य कराता था। जहांगीर जो मंगलवार को जो वो न्याय कार्य करता था, जबकि अकबर बृहस्पतिवार को न्याय कार्य करता था। यहाँ देख सकते हैं कि मुग़ल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुग़ल जो भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षणात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह जो है स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था। तो ये स्पेशली आपका इरफान हबीब हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मुग़ल जो राज्य के स्वरूप को देखते हुए इतिहासकार इरफान हबीब ने तर्क दिया कि मुग़ल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षणात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह जो स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, अगला देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि और कृषक के इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो यहाँ पे जो वो मुग़ल दरबार के जो वो दस्तावेज और इतिवृत्त, सी राइट हो जाएगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि इतिहास के बारे में अनुसंधान हेतु सबसे प्रामाणिक आपका साक्ष्य एवं स्रोत मुग़ल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल कालीन नहर का जो निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो आपका साहब आपका जो नहर हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साहब जो है वो नहर स्पेशली मुग़ल जो है वो शासनकाल का मुग़ल कालीन जो है वो नगर का, यहाँ फिर से देख लीजिए, साहब नहर जो है वो मुग़ल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो ये राल्फ फिच हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका सेकंड हो जाएगा, फिर विलियम हॉकिंस हो जाएगा फर्स्ट है, फिर निकोलस डाउंटन है 4 हो जाएगा, और सर थॉमस रो हो जाएगा। तो 2 1 आपका 4 3 राइट हो जाएगा। तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राल्फ फिच जो है वो 1583 ईस्वी में, विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 में, और निकोलस डाउंटन जो है 1613 में, सर जो है वो थॉमस रो 1615 हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं सुमेलित बताना है यहाँ पे, तो स्पेशली जो है वो आपका जहांगीर, विलियम हॉकिंस है, अकबर जो है वो सर टॉमस रो नहीं है, शाहजहाँ जो है वो टैवर्नियर बिल्कुल राइट है, और आपका जो है वो स्पेशली औरंगजेब मनुची जो है वो राइट है। तो यहाँ पे पीजे राइट नहीं है अकबर से रिलेटेड। देख सकते हैं विलियम हॉकिंस प्रथम जो है वो अंग्रेज़ था जो मुग़ल काल में उपस्थित हुआ था। यह जो है वो मुग़ल शासक जहांगीर के काल में सन 1608 में भारत आया था। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय भारत आया था। टैवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था जो शाहजहाँ के काल में सन 1638 ईस्वी में भारत आया था। मनुची इटली का जो यात्री था जो 1663 में औरंगजेब के समय भारत आया था। यहाँ देख सकते हैं अगला, यहाँ जो गलत जोड़ी बताना है। स्पेशली अकबर राल्फिच बिल्कुल सही, दारा सिकोह मनुची है, जहांगीर जो है वो सर टॉमस रो है, शाहजहाँ जो है वो आपका जुडान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। राल्फिच यानी 1583 से 1591 का है। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। यह मुग़ल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। सर टॉमस रो 1615 से 1619 में जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरे अंग्रेज़ था। इसने जो है वो मुग़ल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। जॉन जुडान भी जो वो जहांगीर के शासनकाल में जो वो भारत रुका था, शासनकाल में जो वो भारत रुका था। जॉन जुडान। निकोलवा मनुची स्पेशली 1653 से लेकर के 1708 टाइम पीरियड था। इतालवी यात्री 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता वो भारत पहुंचा। इसने भारत आकर के शहजादा दारा शिकोह की जेव सेना में तुर्जी के रूप में नौकरी की। अगला देख सकते हैं विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुग़ल बादशाहों के पानी पीने के लिए जो वो जाता था। तो आपका एडवर्ड टेरी हो जाएंगे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि स्पेशली अगर बात करें एडवर्ड टेरी सर टॉमस रो का पादरी था। वह जहांगीर के शासनकाल में 1615 से 19 तक भारत में रहा था। 1619 तक उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बादशाह भले ही किसी भी आपका स्थिति में हो उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। गंगा का पानी लाने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त थे। गंगा जल सुंदर तांबे के बर्तनों में लाया जाता था। तांबे के घड़ों के अंदर आपका कलय की हुई होती थी और पानी भरने के बाद जलवाहकों को देने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से टांका लगा कर के बंद कर दिया जाता था। यहाँ देख सकते हैं कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो आपका अकबर जेरोम जेवियर हो जाएंगे। जहांगीर सर टॉमस रो बिल्कुल राइट है, और शाहजहाँ पीटर मुंडी हो जाएंगे। आपका औरंगजेब एडवर्ड टेरी नहीं थे, तो डी राइट हो जाएगा डियर, यानी असत्य है। अगला देख सकते हैं यात्रियों और उनकी जैव राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इब्न बतूता मोरक्को से थे, बिल्कुल राइट। दुआर्तो बारबोसा जो पुर्तगाली थे। जीन बेप्टिस्ट टैवर्नियर जो है वो जज थे, तो ये आपका राइट नहीं है। निकोलो मनुची वेनेशियन थे, तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। देख सकते हैं इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री थे। या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1633 ईस्वी में। दुआर्तो बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। यह भारत में 1500 से 1516 तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा। इसने अकबर अलबुकर्क के दुभाषी के रूप में भी कार्य किया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में आपका विजयनगर की यात्रा की थी। जीन बेप्टिस्ट और स्पेशली टैवर्नियर एक जेवो फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। निकोलो मनुची एक वेनेशियन यानी इटली यात्री था। इसने शहजादा दारा शिकोह की जे सेना में तोपची के रूप में वो नौकरी की। चलिए अगला देखते हैं डियर।
यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा, पत्थर और ईंटों से बने थे। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान ईंट और आपका पत्थर से बनाए जाते थे। टेवर्नियर आभूषण और रत्नों का व्यापारी था जिसने 6 बार भारत की यात्रा की। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है वो किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए? तो गुजरात और बिहार में। डी राइट हो जाएगा। भारत में डचों ने आरंभिक मालखाने गुजरात, सूरत और बिहार में स्थापित किए। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल तट से वे कच्चा आपका जो है वो रेशम, बुने हुए कपड़े, सोरा, चावल, अफीम बाहर भेजते थे। अगला देख सकते हैं कि किस वंश ने ओरछा का बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ओरछा को तो बुंदेला हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। बुंदेला जो है वो सरदार चंपत राय के पुत्र छत्रपाल को औरंगजेब ने 4000 का मनसब प्रदान करते हुए सजीत आपका उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया। इसी समय छत्रपाल ने आपका ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। चंदेलों की राजधानी खजुराहो आधुनिक छतरपुर जिले में स्थित थी, जहां पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बताना है कि मुस्लिम जो वो शासकों का सही कालक्रम बताना है यहाँ पे, तो स्पेशली जहांगीर हो जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद शाह हो जाएंगे 2, और फिर अहमद शाह अब्दाली है और बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। जफर इन्हीं को बोलते हैं, तो 3, 2, 1, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। टाइम पीरियड देख सकते हैं 1605 से 1627 आपका जहांगीर का रहता है। उसके बाद जो है वो मोहम्मद शाह का आता है 1719 से 1748। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का है। 1837 से 1858 में बहादुर शाह द्वितीय का हो जाएगा। बताना है कौन सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राणा हमीर जो है वो मेवाड़ से है, राणा चुंडा जो है वो मारवाड़ से है, और आपका मलिक है राजा फारूकी जो है वो खानदे से है। मलिक ख्वाजा जो है वो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा से है, तो ये स्पेशली आपका जो डी राइट नहीं है। ठीक है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। असत्य कथन में राणा अमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सरवर ख्वाजा जहांगीर जौनपुर से हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं कि आमेर के राजा जो है वो जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? तो बिहारी लाल जी थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। महाकवि बिहारी लाल स्पेशली और आमेर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनका जन्म ग्वालियर में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। ये आपका हिंदू साहित्य के रीतिकार के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्रृंगार सप्तशती यानी बिहारी सही के रचयिता हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रदेव हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। मारवाड़ के जो है वो राव चंद्रसेन यानी राजपूत शासकों ने मुगलों के खिलाफ निरंतर स्वतंत्रता का जो है वो संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अगला देख सकते हैं, जाट समुदाय का प्लेटू आपका किसे कहते हैं? तो सूरजमल को कहते हैं, तो ए राइट हो जाएगा। सूरजमल को जो है वो जाट समुदाय का प्लेटू कहा जाता है। तो 1756 में सूरजमल जाट राज्य का उत्तराधिकारी बना और उसने इस जाट राज्य को चतुराई, सूक्ष्म बुद्धि तथा जो स्पष्ट बुद्धि दी। लोग इसको जो है वो जाटों का अफलातून के नाम से स्मरण करते हैं। 1763 ईस्वी में इसकी जो वो मृत्यु हो गई तथा उसके बाद जाट का जो पतन हो गया। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि गोकुल जाट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। राजा राम जाट जो 2nd हो जाएगा। चुन्नामन जो है वो जाट 4 हो जाएगा। वदन जो सिंह हो जाएंगे।
तो आपका 3241 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 17वीं स्पेशली और 18वीं शताब्दी के प्रमुख जाट नेता और उनका कालक्रम। गोकुल जाट जो है वो वीर गोकुल या गोकुल आपका मृत्यु 1670 ईस्वी में। गोकुल जाट जो है वो 1660 से 70 के दशक में तिलपत जो नामक क्षेत्र का प्रभावशाली जमींदार था। राजा राम जाट जो है वो शासनकाल बात करें तो 1670 से 1688 ईस्वी। मुगल सम्राट आपका औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने वाला प्रथम जाट नेता था। राजा चूड़ामन शासनकाल जो है 1695 से 1721 का रहता है। सिनसिनी के जमींदार चूड़ामन स्पेशली चूड़ामन जाट जो है वो और भड़जा जो है सिंह के पुत्र और राजा राम के छोटे भाई थे। उसके अलावा मदन सिंह के शासनकाल में 1722 से 1755 में मदन सिंह भरतपुर रियासत के संस्थापक और चूड़ामन के भतीजे थे। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से आपका कौन सही है। हैदराबाद राज्य में आरकोट की निजामत का उदय हुआ, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। दूसरा है कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ, सेकेंड राइट है। रुहेलखंड राज्य का गठन नामासा दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों में से हुआ, तो आपका थर्ड राइट नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही राइट है। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। मुगल काल में कर्नाटक जो वो हैदराबाद के अधीन एक प्रांत था। कर्नाटक के नवाब को आरकाट यानी आरकोट का नवाब भी कहा जाता था। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादौलतुल्ला खान ने की थी तथा आरकाट को अपनी राजधानी बनाई। मैसूर राज्य की जो स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। 1612 ईस्वी में विजयनगर राजा वेंकट द्वितीय ने राजा आपका वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। बाद में मैसूर राज्य का विकास जो वो हैदर अली के समय हुआ। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कौन सही नहीं है। यहाँ पे बाज बहादुर मालवा बिल्कुल राइट है। सुल्तान मुजफ्फर साहब गुजरात राइट है। यूसुफ आदिल शाह आपका अहमदनगर से नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुतुब शाह जो है वो आपका गोलकुंडा से राइट नहीं है। तो सी राइट आपका नहीं है, देख सकते हैं। बाज बहादुर मालवा का शासक था जिसे 1562 में अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खान उजबेग ने हराकर के मालवा को छीन लिया और बाद में बाज बहादुर को 400 की मनसब देकर के दिल्ली भेज दिया गया। जफ़र खान ने आपको सुल्तान मुजफ्फर जो है वो शाह की उपाधि धारण कर जो है वो गुजरात पर शासन किया। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था जिसने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी जो 1686 ईस्वी तक कायम रहा। जबकि अहमदनगर का संस्थापक निजामुल मुल्क का आपका पुत्र मलिक अहमद था जिसने आपका निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। शाहजहाँ के 1633 ईस्वी में इसे मुगल जो साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने कुतुब शाह गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश यानी जो है वो कुतुब शाही वंश का संस्थापक था जिसे 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला देख सकते हैं गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो हैदराबाद कहते हैं, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद यानी वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा राज्य की स्थापना साम्राज्य के विभाजन के बाद कुल कुतुब शाही ने की थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे मुगल राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा की जो है वो आपका गोलकुंडा की खान से ही जो है वो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। अगला देख सकते हैं विचार करने दिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र आपका चंपक जो मध्य भारत नहीं है। दुर्गढ़ जो है वो जम्मू हो जाएगा। कुल्लू तो जो है वो मालवाड़ नहीं है। तो आपका जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो थर्ड राइट नहीं है, सेकंड राइट है। तो आपका केवल दो आपका जो है वो कंप्लीट है। देख सकते हैं चंपक जो है वो स्पेशली चंबा हिमाचल प्रदेश का वर्तमान है। दुर्गढ़ जो जम्मू है। त्रिगर्त जो है वो जालंधर पंजाब का और कुल्लू तो जो कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार आपका लिया तो पारसियों से लिया, तो ए राइट हो जाएगा। पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला नवरोज त्यौहार दिल्ली के बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने इसे उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया था।
बाद में मुगल जो वो सम्राट अकबर ने अपनी धर्म संसद में पारसी धर्म प्रचलित अग्नि पूजा को सही ठहराया और अपने नवीन धर्म दीन इलाही का एक अंग बनाया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से आपका उनके निर्माण क्रम में आपका व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कुतुब मीनार बनता है, उसके बाद आगरा का किला बनता है, फिर जो वो दिल्ली का लाल किला बनता है, लास्ट में आपका ताजमहल बनता है। तो आपका जो 3 4 1 जो है वो 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी, यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा, यानी सी राइट है। देख सकते हैं कुतुब मीनार जो है 1699 से 1231 तक है। आगरा का किला 1565 से 1573 है। दिल्ली का लाल किला 1638 से लेकर के 1648 है। ताजमहल जो है वो 1632 से 1652 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं मुगल राजाओं को धार्मिक नीतियों के बारे में कौन सही नहीं है। पहला है कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया गया तथा जो 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर समाप्त किया गया। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि अकबर ने अपने अधिकारियों को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने के लिए निर्देश जारी किया, बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं कि पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी मुगल सम्राटों ने आर्थिक अनुदान नहीं दिए, तो आपका थर्ड राइट नहीं है। हमसे सती ही पूछा गया है। और युद्ध के दौरान आपको मुगलों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से मंदिरों को अनुदान दिया गया। तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। सभी मुगल बादशाहों ने आपका पूजा स्थलों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए अनुदान दिए, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जिन मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान दिए जारी किए जाते थे। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत से मंदिरों की मरम्मत के लिए अनुदान दिए गए। अकबर के शासनकाल में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। अकबर ने अपने अधिकारियों को धार्मिक सहिष्णुता की नीति यानी सुलह कुल का अनुसरण करने के लिए निर्देश जारी किए। यहाँ आप देख सकते हैं, तो हरमन आपका कुल के लेखक है, पुस्तक है, और साइड में है द दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल आपका एंड मिलिट्री आपका हिस्ट्री है। अगला है यहाँ पे कि बख्शदुलाल चट्टोपाध्याय है, तो आपका जो इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत है। और पीटर जैक्सन है, और साइड में है द आपका स्टेट इन इंडिया यानी 1000 से लेकर के 1700 है। सुनील कुमार स्पेशली, और साइड में है मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल आपका इंडिया है। तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, सामने सामने देख लेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 राइट हो जाएगा। देख सकते हैं हरमन कुल के जो है वो द स्टेट इन इंडिया 1000 से लेकर के 1700 है। ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल आपका इंडिया है। पीटर जैक्सन जो है वो द दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री है। सुनील कुमार जो है वो द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत है, 1192 से 1296 हो जाएगा। निम्नलिखित आपका राजाओं में से किसने जो है वो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, तो भाटा के जो है वो राजा रामचंद्र सिंह थे, ये राइट हो जाएगा। तानसेन अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। उसकी प्रारंभिक नाम जो है रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायक जो है वो शैली का महान संगीतकार था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रम में था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, और तानसेन के संगीत आपका गुरु वृंदावन के हरिदास एवं आध्यात्मिक गुरु मोहनदास गौस थे। हरिदास के जो है वो अनुयायियों ने 5 आपका संगीत अर्चना आपका केंद्र स्थापित किए थे, जो बांके बिहारी का मंदिर है, गौरी जीवलाल का मंदिर है, निधिवन है, भट्टी आपका स्थान है, श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर में स्थापित है। तानसेन की उपाधि के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है, और प्रथम मत के अनुसार तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह तोमर द्वारा प्रदान की गई थी।
जबकि दूसरे मत के अनुसार यह उपाधि बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र द्वारा प्रदान की गई थी। अगला देख सकते हैं, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। आपका फर्स्ट राइट नहीं है। पूरा डिटेल देखते हैं। तानसेन ने हिंदू देवताओं से संबंधित आपका ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल राइट है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, बिल्कुल राइट है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। सारे कथन सही है, ए सही नहीं है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि तानसेन ने तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए, तो आपका 5 किए थे, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वह आपका किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बादशाह की राजदरबार में सेवा दी, तो बैजू बावरा के टाइम में दिया, ए राइट हो जाएगा। बैजू बावरा भारत के ध्रुपद गायक थे। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह के राजदरबार में भी सेवा दिए थे। वे अकबर के दरबार में महान गायक तानसेन के समकालीन थे। बैजू बावरा राग आपका दीप, राग मेघ, राग बहार आदि आपका गाने में निपुण थे। अगला देख सकते हैं यहाँ अगला है कि कौन सही नहीं है, तो शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपये का 1/40 भाग था, तो ये भी आपका सेकंड में राइट है। और अगला देख सकते हैं, अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, बिल्कुल राइट है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था, तो ये आपका सेकंड यानी डी राइट नहीं है, तो डी जो असत्य हो जाएगा, डी है, तो डी राइट है। देख सकते हैं मुग़ल जो स्पेशली अगर हम बात करें, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। यह मुग़ल बादशाह बाबर की कृति है। इसका फ़ारसी में अनुवाद पैंदा खां अब्दुल जो रहीम खान खाना अबुल तालिब आपका तुरुवती आदि विद्वानों ने किया। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर जो प्रयोग मिलता है। अकबर का दाम अनुपात में उसकी चांदी के रुपये का 1/40 भाग था। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित कराया। अगला यहाँ देख सकते हैं, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो कंधार था, बी राइट हो जाएगा। ईरान के शाह और मुग़ल